हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे यूपीएसआई में जो आपके मूल विधि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मूल विधि के सिलेबस में मानवाधिकार अधिनियम 1993 दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले मूल विधि के जितने भी सिलेबस हैं उसके तहत हमने वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि आरटीआई हो गया, एक्ट अधिनियम हो गया, आपके मोटरयान अधिनियम हो गया, दहेज परिषद अधिनियम हो गया। ये सब जो है इस चैनल में हम डाल चुके हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से यूपीएसआई मूल विधि का फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप आसानी से सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। आज का टॉपिक है मानवाधिकार अधिनियम 1993 दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, जो सर्वप्रथम आपको हम बता दें कि जो मानवाधिकार जो अधिनियम जो है आपका 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 1948 से स्टार्ट है दोस्तों, यानी कि 1948 में सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो बहुत सारे देश मिलकर इसमें एक हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे कि आज से ये ह्यूमन राइट्स के लिए ये लागू होगा। ठीक है, ये हर कंट्री में लागू होगा दोस्तों। उसमें कुछ अनुच्छेद मतलब कि बनाए गए थे, अनुच्छेद जो उसमें 30 थे। अनुच्छेद कितने थे? 30। तो 30 अनुच्छेद अपना करके उस पर लोग साइन किए, सारे जो देश है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये हो रहा था, चर्चा बैठक थी, और उसमें 30 अनुच्छेद बनाए गए दोस्तों, जिसमें से बता रहे हैं उसमें जो प्रस्तावना के रूप में कह रहा है कि आपका जो अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 2, यानी कि 1 से 2 का अनुच्छेद में बताया गया है कि जो मानव है दोस्तों, इंसान है, उसका कह रहा है कि गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का उसमें बताया गया है, उसको अधिकार है। गरिमा, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 1 से 2 के बीच में बताया गया है। फिर आगे चलते कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 3, 4, 5 दोस्तों, इसमें जो है मानव का जीवन है, गुलामी है, टॉर्चर मुक्त, ऐसे जो है इसका स्वतंत्रता प्रदान किया गया है अनुच्छेद 3, 4, 5 में दोस्तों। आगे है अनुच्छेद जो है 6 से 11 के बीच में कह रहा है कि मानव अधिकारों के उल्लेखन कानूनी साधन, यानी कि ये अनुच्छेद 6 से 11 में मानव अधिकार का कानूनी साधन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद दोस्तों 12 से 17 के बीच में आपको कह रहा है कि आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों जो मानव है, इंसान है, उसको आवागमन की, आने जाने की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 12 से 17 के बीच में बताया गया है, दर्शाया गया है। आगे चलते अनुच्छेद जो है 18 से 21 के बीच में दोस्तों ये कह रहा है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, धर्म की स्वतंत्रता दोस्तों, यानी कि इंसान को, पब्लिक को अनुच्छेद 18 से 21 में विचार की आज़ादी है, कुछ कहने की, अभिव्यक्ति, कुछ बोलने की आज़ादी दोस्तों, और धर्म की स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 18 से 21 के बीच में दिया गया है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 22 से 27 के बीच में स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति के बारे में बताया गया है इंसान का। ये अनुच्छेद 22 से 27 के बीच में है दोस्तों। ये संविधान का ये अनुच्छेद नहीं है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। इस संविधान का अनुच्छेद नहीं, ये मानवाधिकार जो अधिनियम लागू हुआ था 1993 में, तो उसमें जो है बहुत सारे देश मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये हस्ताक्षर किए थे और ये आपको अनुच्छेद बनाए थे प्रस्तावना के रूप में। ठीक है, तो ये उसमें बताया गया है, ये संविधान का अनुच्छेद नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 28 और 30 के बीच में कह रहा है प्रक्रिया, क्षेत्र और लागू नहीं होती है दोस्तों। इसके बारे में बताया गया है कि उसका प्रक्रिया क्या है, कि क्या क्षेत्र है और लागू नहीं होती है, उसके बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि दोस्तों ये अनुच्छेद जो है 30 तक है, ये मानव का कल्याण के लिए अनुच्छेद बनाया गया था। 30, इसकी संख्या 30 है। ठीक है, कह रहा है कि 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था दोस्तों। ये जो डेट है इसको पॉइंट करिए, आप नोट डाउन करिए। कह रहा है कि 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, भारत सरकार राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश एक जारी हुआ था। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों, इसका जो है
अध्यादेश के अंतर्गत ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी का क्या होता है, गठन हुआ दोस्तों, ठीक है। वो इसको NHRC कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि जो आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है दोस्तों, ये जो है पूरे भारत में 28 सितंबर 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया, ठीक है। ये डेट याद करिए, 28 सितंबर 1993 को भारत में ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1993 ये लागू हो गया। कारण इसमें जो अध्याय की संख्या 8 है और धारा की संख्या 43 है दोस्तों। अब इसका हम बताते हैं अभी आगे। कह रहा कि अध्याय 1 में दोस्तों, कह रहा कि अध्याय 1 में नाम, परिभाषा और लागू का तिथि जगह के बारे में बताता है। ये धारा 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अध्याय 2 में दोस्तों कह रहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। ये धारा 3 से लेकर 4 के बीच में बताया गया है। आगे दोस्तों ये अध्याय 3 में क्या है, कह रहा कि NHRC शक्ति व कार्य धारा 12 से, ठीक है, 12 से 16 के बीच में ये बताया गया है दोस्तों। देखिए इसमें 16 है, इसमें 1 छूट गया है, ठीक है। कह रहा कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी है, इसका जो शक्ति है और कार्य है, ये अध्याय 3 में बताया गया है, जो धारा 12 से 16 के बीच में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अध्याय है दोस्तों, चौथा है, ये कह रहा है कि NHRC शिकायत की प्रक्रिया, इसमें जो शिकायत की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है, धारा 17 से 20 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है अध्याय जो है 5 दोस्तों। अध्याय 5 में जो है आपका SHRC राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन के बारे में बताया गया है, कब हुआ, कैसे हुआ दोस्तों, यानी कि इसका फुल फॉर्म है आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमेटी के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, जो धारा 21 और 29 के बीच में है। आगे है दोस्तों अध्याय 6। अध्याय 6 में कह रहा है कि मानवाधिकार न्यायालय धारा, यानी कि जो मानवाधिकार जो है, मानवाधिकार का जो न्यायालय है, न्याय करता है, उस न्यायालय के बारे में बताया गया है, जो धारा 30 और 31 के बीच में है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अध्याय 7 के बारे में बताते हैं आप लोगों को। देखिए अध्याय 7 में दोस्तों बता रहा है कि कह रहा है कि वित्त रिपोर्ट इंतजाम दोस्तों, यानी कि जो वित्त जो है, फाइनेंस के बारे में, रिपोर्ट के बारे में और सब क्या इंतजाम होगा उसके बारे में दोस्तों अध्याय 7 में बताया गया है। ये और जो धारा 32 और 35 के बीच में है, ठीक है। आगे दोस्तों अध्याय जो 8 के अंतर्गत कह रहा है कि प्रकीर्णन, इसको मिसलेनियस कहते हैं, ये धारा 36 से लेकर 43 के बीच में है दोस्तों। हम चाहते हैं दोस्तों आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि ये मानवाधिकार अधिनियम 1993 है क्या चीज़। देखिए अभी बताते हैं धारा 1 का, धारा के बारे में बताते हैं आप लोगों को। देखिए धारा जो 1 में है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि नाम और विस्तार और लागू होने की तिथि बताता है दोस्तों। कह रहा है कि मानवाधिकार अधिनियम, इसका नाम क्या है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसको PHR एक्ट, ठीक है, और एक्ट 1993 का इसको कह रहा है कि पूरे भारत में ये लागू हुआ था। कह रहा है कि 28 सितंबर 1993 में ये पूरे भारत में लागू हुआ था। ये धारा 1 में बताया गया है। आगे चलते हैं धारा 2 दोस्तों। धारा 2 में ये परिभाषा के बारे में बताया गया है, परिभाषा के बारे में बताया गया दोस्तों धारा 2 में। कह रहा है कि धारा 2 का जो ढ है, D है, उसमें कह रहा है कि मानवाधिकार है क्या है, उसके बारे में बताया गया है। कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, सम्मान से जीने के बारे में बताया गया है। ये धारा 2 का D में है। फिर संविधान अथवा अंतर्राष्ट्रीय समझौते में उल्लेख, फिर कानून द्वारा न्यायोजित मानवाधिकार के उल्लेख पर कानूनी कार्रवाई के बारे में ये किसी में बताया गया है, धारा 2 का D में घ में बताया गया है। आगे चलते हैं। अध्याय 2 के बारे में बताते हैं अभी। चलिए ये आपका धारा हो गया, ये अध्याय 2। देखिए अध्याय जो 2 है दोस्तों, ये धारा जो है आपका
3 से 11 के बीच में है। अध्याय 2 इसके बारे में, धारा 3 के बारे में बताते हैं। कह रहा है कि जो धारा 3 में कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन NHRC के बारे में बताया गया है धारा 3 में। फिर कह रहा है कि NHRC के सदस्य के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि धारा 3 में ये नेशनल जो है आपका ह्यूमन राइट्स कमेटी के बारे में बताया, उसके गठन के बारे में बताया गया है, उसके सदस्य के बारे में बताया गया है, उसमें कितने सदस्य होंगे, कौन कौन होंगे, उसके बारे में बताया गया। ये धारा 3 के अंतर्गत कह रहा है कि जो आपको जो पहला जो सदस्य होंगे उसमें कह रहा है कि चेयरमैन होंगे जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा हो अथवा सुप्रीम कोर्ट का जज या पूर्व। कह रहा है कि जो उसके जो NHRC के जो सदस्य होंगे, जो उसका चेयरमैन होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या वर्तमान हो या पूर्व हो, ठीक है, तो वो चेयरमैन बनने का योग्य है। ये धारा 3 के अंतर्गत बताया गया। फिर कह रहा है कि जो दूसरा सदस्य है, वो दूसरा सदस्य कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज या पूर्व जज हो, ठीक है, तो वो भी एक NHRC का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट सदस्य कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि नेक्स्ट जो सदस्य है कह रहा है कि उच्च न्यायालय का वर्तमान अथवा पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, तो वो भी उस गठन का आयोग का वो सदस्य बन सकता है। आगे जो तीसरा सदस्य है कह रहा है कि मानवाधिकार क्षेत्र के काम किए विख्यात व्यक्ति, जो अधिकार के क्षेत्र में काफ़ी विख्यात व्यक्ति हो, काम किया हो, वो भी इस आयोग का NHRC का सदस्य बन सकता है। कम से कम 1 महिला होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम 1 महिला होनी चाहिए दोस्तों। देखिए इस जो है आपके सदस्य में कम से कम 1 महिला होना ही चाहिए, ठीक है, NHRC के अंतर्गत। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट जो सदस्य है दोस्तों कह रहा है कि अपने पद से NHRC के, ठीक है, सदस्य, जैसे महिला आयोग का अध्यक्ष, तो जैसे महिला आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी NHRC का सदस्य बनने का योग्य रखती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि और कौन से सदस्य हो सकते हैं NHRC के। कह रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी NHRC का सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष NCSC के अध्यक्ष जो हैं वो भी NHRC के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के आयोग के जो अध्यक्ष है वो भी NCST के जो सदस्य है, अध्यक्ष हैं, वो भी NHRC के सदस्य हो सकते हैं। फिर कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष होंगे वो भी होंगे। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि जो बाल विकास आयोग के अध्यक्ष होंगे वो भी NHRC के सदस्य हो सकते हैं। फिर कह रहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो भी NHRC के सदस्य होंगे, ठीक है। कह रहा है कि इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संरक्षण है, अधिनियम है, उसमें कितने 13 सदस्य हो सकते हैं, कितना अधिकतम 13 सदस्य होते हैं, ठीक है। NHRC के सदस्य कितने संख्या कितना है 13 सदस्य, यानी कि उनकी संख्या कितना है 13 है, ठीक है, ऐसे पूछता है एग्जाम में। फिर कह रहा है कि धारा जो 3 का जो 4 है पॉइंट, कह रहा है कि ये महासचिव उसमें होगा। कहा महासचिव जो CEO का होता है, कह रहा है कि ये सेक्रेटरी जनरल मुख्य कार्यपालक होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि न्यायिक कार्यवाही को छोड़कर अन्य कार्यों का निष्पादन, जो न्यायिक कार्य है उसके ही कार्य पर उसको होगा, अन्य कार्यों पर उसका निष्पादन होना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए, मुख्य कार्यपालक के रूप में। महासचिव जो होगा CEO। फिर कह रहा है कि जो धारा जो 3 का 5 है दोस्तों, कह रहा है कि इसमें मुख्यालय जो होगा नई दिल्ली, यानी कि इसमें मुख्यालय के बारे में बताया गया है धारा 3 का 5 में। कह रहा है कि ये मुख्यालय कहाँ होगा, यानी कि मुख्यालय कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट धारा है धारा 4 का 1 पॉइंट, कह रहा है कि पहला जो कह रहा है कि चेयरमैन एवं सदस्यों की नियुक्ति। दोस्तों देखिए धारा 4 में नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। धारा 4 में नियुक्तियों के बारे में बताया गया है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि चेयरमैन एवं उसके सदस्यों की जो नियुक्ति कैसे होगा उसके बारे में बताया। कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष समिति के सिफारिश से नियुक्ति करते, ठीक है। फिर कह रहा है कि आगे चलते हैं। कह रहा है कि इसमें 6 लोगों से मिलकर बनी है कमेटी है, 6 लोगों से बनकर कमेटी बनी है। पहला क्या है, पहला दोस्तों PM होना चाहिए उसका चेयरमैन, दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरा गृह मंत्री होम मिनिस्टर। कह रहा है कि चौथा जो लोकसभा के विपक्ष का नेता होना चाहिए,
और 5वां राज्यसभा के विपक्ष का नेता होना चाहिए और 6वां राज्यसभा के उपसभापति होना चाहिए। सब मिलकर 6 लोगों का एक समिति है, ठीक है। तो इस समिति से जो है राष्ट्रपति सलाह लेगा और इस तरह से नियुक्ति करेगा, ठीक है, उसके सदस्यों का, सीयू का, चेयरमैन का, ठीक है। ये यहाँ पर यहाँ थे, ठीक है। आगे चलते धारा 4 का जो है दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस समिति में किसी पद के खाली रहते हुए के लिए गए निर्णय अवैध नहीं होगा दोस्तों। यदि इस समिति में, इस कमेटी में यदि कोई पद खाली है तो उसमें लिया गया जो निर्णय होगा उस खाली के संबंध में, उस सीट के संबंध में, तो वो अवैध नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या राज्य हाई कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की जाती है, ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, जज जो होते हैं, से परामर्श लेना जरूरी है, परामर्श लेना आवश्यक है दोस्तों। यदि सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रीय हाई कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अति आवश्यक है, जरूरी है दोस्तों। कह रहा है नेक्स्ट जो धारा आपका है धारा 5 दोस्तों, इसमें कह रहा है धारा 5 के अंतर्गत कह रहा है कि चेयरमैन एवं अन्य सदस्यों का हटाया, इसमें हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों। ऐसे पूछता है कि धारा 5 में क्या है, क्या किस धारा में हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों, तो ये धारा 5 के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया जो है धारा 5 के अंतर्गत बताया गया है। जैसे देखिए इसमें हटाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, जैसे कि होता है, जैसे प्रक्रिया चेयरमैन जो अन्य सदस्यों को जो हटा जाना है, तो वैसे ही राष्ट्रपति द्वारा जो है मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त की हटाने की प्रक्रिया ही जैसी इसका भी होता है, ठीक है। चेयरमैन और उसके अन्य सदस्यों का जो हटाने की जो प्रक्रिया है वैसे ही होता है जैसे कि मुख्य सूचना आयुक्त का या सूचना आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया होता है वैसे सेम। आगे चलते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट जो धारा है दोस्तों, धारा नंबर 6 यानी कि धारा 6 में दोस्तों कार्यकाल के बारे में बताया गया है, कार्यकाल के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि जो चेयरमैन का जो कार्यकाल है दोस्तों, पहले क्या था कि 5 वर्ष होता था और उसकी वो अधिकतम जो उम्र है वो 70 साल तक वो चेयरमैन बन सकता था। लेकिन 2019 में एक संशोधन हुआ जिसमें ये कहा गया कि ये अब 5 वर्ष का नहीं होगा, कार्यकाल उसका चेयरमैन का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, ठीक है। लेकिन उम्र में जो है 70 वर्ष तक उम्र चलेगा, ठीक है, 70 वर्ष तक उम्र होगा और उसका कार्यकाल 5 नहीं 3 वर्ष का होगा। ये 2019 में संशोधन हुआ था। फिर कह रहा है कि स्टार बना कह रहा है कि 2019 के संशोधित के बाद पुनर्नियुक्ति की पात्र, और 2019 में ये भी एक संशोधन हुआ है कि उसको उस पद के लिए, चेयरमैन के पद के लिए उसको पुनर्नियुक्ति कर सकती है। पुनः नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया है, पात्र होंगे, ठीक है, एक बार वो हट जाते हैं अपने पद से तो दोबारा भी वो अपनी नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते कह रहा है कि दूसरा जो है सदस्य कह रहा है कि मेंबर की कार्यकाल कह रहा है कि 5 वर्ष था पहले, लेकिन अब ये 2019 संशोधन के द्वारा 3 वर्ष कर दिया गया है और उम्र जो है 70 वर्ष तक है, ठीक है। सभी सदस्य की, जैसे कि चेयरमैन का है वैसे ही सबका है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार की अन्य नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे दोस्तों। यदि भारत सरकार की अन्य नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि एक बार वो इस पद पे चले जाते हैं तो वो अन्य जो भारत सरकार की नियुक्तियाँ हैं, जो पद हैं, उसके पात्र नहीं होंगे दोस्तों। फिर कह रहा है कि आगे चलते हैं अध्याय 3 के बारे में। कह रहा है कि जो अध्याय 3 है दोस्तों, इसमें बताया कि शक्ति और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि धारा 12 में कह रहा है कि कर्तव्य के बारे में, धारा 12 में कर्तव्य के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि स्वप्रेरण या व्यथित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति को की ओर से किसी आवेदन पर सुनवाई करना मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। यदि कोई स्वप्रेरण है, कोई व्यक्ति है, स्वयं से भी उसको आप कर सकता है, व्यक्ति की ओर से आवेदन कर सकता है, स्वयं कर सकता है या किसी मानवाधिकार अधिकारी की तरफ से कर सकता है वो,
तो मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मानवाधिकार से संबंधित किसी कोर्ट या कार्यवाही में हस्तक्षेप जो है कोर्ट की पूर्व अनुमति से होना चाहिए। जो हस्तक्षेप होगा, ठीक है, मानवाधिकार से संबंधित, वो उस कोर्ट की पूर्व अनुमति से ही होगा, ठीक है। ये कर्तव्य के बारे में बताया गया है धारा 12 में। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जेल आदि में बंद व्यक्तियों के कल्याण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो सी है, डी पॉइंट कह रहा है कि मानवाधिकार के लागू दिशा निर्देश दे सकता है दोस्तों। ये मानवाधिकार की लागू और उसके बारे में दिशा निर्देश दे सकता है, ये पॉइंट नंबर डी में कह रहा है। ये कर्तव्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। ई पॉइंट में है दोस्तों, कहाँ चला गया, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे ई पॉइंट, देखिए ई पॉइंट में कह रहा है कि ऐसे कार्य दोस्तों, देखिए ऐसे कार्य जो मानवाधिकार के हनन करते हों उनकी समीक्षा, जैसे आतंकवाद से है तो ऐसे जो हनन करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे कार्य किया जाएगा, ठीक है, जो समीक्षा करते हैं जैसे आतंकवाद के रूप में। फिर कह रहा है कि एफ पॉइंट जो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समझौता का पालन मानवाधिकार से संबंधित होना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता का जो पालन होगा वो जो मानवाधिकार से संबंधित होगा, ठीक है। जो जी पॉइंट कह रहा है कि अनुसंधान कार्यों का बढ़ावा देना, ये जी पॉइंट में है। फिर कह रहा है कि एच पॉइंट में बताया गया कि मानवाधिकारियत की साक्षरता और जागरूकता के बारे में बताया गया एच पॉइंट में। फिर आई में दोस्तों, आई में कह रहा है कि मानवाधिकारों जैसे कि एनजीओ को बढ़ावा देना, ये आई पॉइंट में कह रहा है। आई जी में कह रहा है कि कोई अन्य कार्य जैसे कि एचआर से संबंधित हो, ह्यूमन राइट से संबंधित हो, वो जी पॉइंट में बताया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि धारा जो 13 है दोस्तों, धारा 13 के अंतर्गत शक्तियाँ के बारे में, पावर के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि सिविल कोर्ट की शक्ति की तरह, यानी कि जो सिविल कोर्ट होते हैं उसी के जैसे ही इसके भी शक्तियाँ होती हैं। मानवाधिकार अधिनियम जो कमेटी है उसके भी शक्ति सिविल कोर्ट की तरह ही होता है, ठीक है। कह रहे कि धारा जो 14 में कह रहे हैं दोस्तों कि अन्वेषण, छानबीन, सबूत, ये धारा 14 में कह रहे कि उस केस से संबंधित वो अन्वेषण कर सकता है, छानबीन कर सकता है, सबूत इकट्ठा कर सकता है कोर्ट की तरह, ठीक है। धारा 14 में बताया गया है। कह रहे कि इस तरह कह रहे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सहमति से किसी राज्य या केंद्रीय अन्वेषण छानबीन एजेंसी को, ठीक है, एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है दोस्तों। ये जो कमेटी है एनएचआरसी है, सौंप सकती है कोर्ट की तरह, ठीक है, छानबीन के लिए। ये धारा 14 में बताया गया है। आगे चलते हैं। धारा 15 है दोस्तों। धारा 15 में कह रहा कि गवाही के रूप में है, यदि कोई गवाही देता है तो उसके बारे में बताया गया है। धारा 15 में कह रहा है कि साक्ष्य के तौर पे बयान दिया है तो उस बयान की किसी भी सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई में व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यदि मानवाधिकार के संबंधित में यदि कोई व्यक्ति गवाही दिया है, बयान दिया है, तो उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये धारा नंबर 15 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। कह रहा कि झूठा बयान पर कार्रवाई होता है। इसमें यदि आप झूठा बयान करते, झूठा गवाही देते हैं तो आपको ऊपर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन यदि वो सही है गवाही तो धारा 15 के अंतर्गत आपके ऊपर कोई विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों अध्याय 4 के बारे में। कह रहा कि अध्याय 4 है दोस्तों, इसके बारे में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में कह रहा कि धारा 17 में कह रहा है कि जाँच करना दोस्तों, धारा 17 के अंतर्गत जाँच करना होता है। फिर कह रहा है केंद्र सरकार या राज्य से सरकार सूचना मांग सकता है। जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार से सूचना मांग सकता है, ये जो अधिनियम है, जो गठन है एनएचआरसी, ठीक है। फिर कह रहा है कि स्वयं आगे जांच कर सकते हैं और स्वयं भी आगे जांच कर सकता है, ये धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है। फिर कह रहा है कि जो धारा 18 है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जांच आदि की प्रक्रिया पूरी करना, ये जांच और उसकी प्रक्रिया को पूरा कर सकता है धारा 18 के अंतर्गत स्वयं ये कमेटी जो है। फिर कह रहा है कि जो धारा जो 19 से कह रहा है कि सशस्त्र बलों से संबंधित है दोस्तों, उसके बारे में जांच करवा सकता है, कर सकता है। ये धारा 19 के बारे में बताया गया है दोस्तों।
जो सशस्त्र बल होते हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं, जो उसके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं 19 हो गया धारा। अब धारा 19 हो गया, उसके बाद देखिए अध्याय 5 पे आते हैं दोस्तों। देखिए अध्याय 5 में दोस्तों बताया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में बताया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया गया है अध्याय 5 में। कह रहा है कि जो धारा जो 21 है, देखिए दोस्तों धारा 21 में बताया गया है कि राज्य मानवाधिकार का आयोग का गठन, जो राज्य मानवाधिकार आयोग जो होते हैं उसका गठन राज्य सरकार, फिर कौन कौन होंगे और इसमें कौन कौन होंगे दोस्तों, इसके सदस्य जो होंगे वो तो NHRC का था, ये है राज्य मानवाधिकार। ठीक है, इस आयोग में, इस गठन में कौन कौन सदस्य कह रहा है कि पहला जो होगा सदस्य दोस्तों, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा पहला सदस्य। दूसरा क्या होगा, हाई कोर्ट के पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश। ठीक है, फिर कह रहा कि फिर आगे कह रहा है कि 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष के अनुभवी जिला जज हो तो भी वो इसका सदस्य बन सकता है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार का। फिर कह रहा है कि तीसरा, ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो है HR से संबंधित कार्य की, जो विख्यात व्यक्ति हो, काफ़ी फेमस हो, ठीक है, जो ह्यूमन राइट से संबंधित कार्य किया हो, वो भी ये राज्य मानवाधिकार का जो संरचना आयोग का जो गठन है उसमें ये सदस्य बन सकता है। आगे का दोस्तों जो धारा 22 है, धारा 22 में दोस्तों नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि जो धारा 22 में इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया। कह रहा कि नियुक्ति जो है दोस्तों, कह रहा कि राज्यपाल के द्वारा, जो राज्य मानवाधिकार होते हैं उसमें धारा 22 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि जो राज्यपाल के द्वारा समिति के सिफारिश से, कमेटी के जो है सिफारिश हैं उससे इसका नियुक्ति होता है। कह रहा है कि उस कमेटी में, जैसे कि आपकी एक कमेटी था जो राष्ट्रीय मानवाधिकार में, जो उस कमेटी के राष्ट्रपति जो है उस कमेटी से सलाह लेकर NHRC के जो आयोग है गठन है उसमें सदस्यों का चयन करता था, वैसे ही स्टेट में, राज्य में जो राज्य मानवाधिकार जो है वो जो गठन है, आयोग है, उसको उसमें सदस्य को चुनने के लिए दोस्तों, ठीक है, एक कमेटी है, उस कमेटी से जो राज्यपाल सलाह लेता है तब उसके बाद उसका सदस्य चुनता है दोस्तों। उसमें सलाह जो कमेटी होती है, समिति होती है, उसमें जो पहला सदस्य होता है CM यानी कि मुख्यमंत्री, दूसरा जो होता है विधानसभा का अध्यक्ष, तीसरा होता है विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, जैसे केंद्र में होता है वैसे राज्य में भी एक है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो होगा आपका हो गया NHRC हो गया, वैसे एक राज्य में है गठन। ठीक है, वैसे दोनों का नियुक्ति अलग अलग है। उस जो केंद्र में है राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग का गठन जो है सदस्य उसका राष्ट्रपति करता है, और जो आपका राज्य में है राज्य मानवाधिकार जो आयोग है उसका जो सदस्य का गठन, सदस्य का नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। ठीक है, वो एक कमेटी के सिफारिश पे, उस कमेटी के जो है देखिए सदस्य, पहला है CM, दूसरा विधानसभा का अध्यक्ष, तीसरा विधानसभा का विपक्ष का नेता। ठीक है, और आगे जो है आगे देखिए ये हो गया। और चौथा जो सदस्य होता है दोस्तों, राज्य का गृह, ठीक है, गृह जो मंत्री होते हैं, गृह मंत्री जो राज्य के, वो होंगे सदस्य। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि जो धारा 23 है दोस्तों, देखिए ये राज्य मानवाधिकार जो होता है, स्टेट जो है ह्यूमन राइट्स जो कमेटी है, ह्यूमन राइट्स जो है SHRC जो है, इसकी जो है कमेटी के जो सदस्य उनको हटाने की जो प्रक्रिया है धारा 23 में है दोस्तों, हटाए जाने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि धारा 24 में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले था, लेकिन अब क्या हो गया, 3 वर्ष हो गया, ये संशोधन जो है 19 के तहत। फिर कह रहा है कि जो अध्याय 6 है दोस्तों, देखिए अध्याय 6 में आते हैं। अध्याय 6 के अंतर्गत बताया गया है कि मानवाधिकार न्यायालय के बारे में बताया गया है। अध्याय 6 में मानवाधिकार न्यायालय के बारे में बताया कि जैसे कि वहाँ पे केंद्र में था वैसे ही राज्य में भी है। ठीक है, कह रहा है कि अध्याय जो 6 है उसमें मानवाधिकार के बारे में बताया गया है। ये कह रहा है कि धारा 30 के अंतर्गत दोस्तों बताया गया है कि मानवाधिकार न्यायालय त्वरित विचार राज्य सरकार चाहे तो
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश परामर्श से किसी जिला कोर्ट को हाई कोर्ट बना सकता है। दोस्तों किसी भी जिला कोर्ट को जो है हाई कोर्ट बना सकता है। फिर कह रहा है किसी सेशन कोर्ट को भी विशेष मानवाधिकार बनाया जा सकता है। किसी जो सेशन कोर्ट होते हैं उसको भी मानवाधिकार जो है बनाया जा सकता है। दोस्तों यह है मानवाधिकार न्यायालय के बारे में बताया गया है, हाई कोर्ट के बारे में। फिर कह रहा है कि जो नेक्स्ट जो धारा है दोस्तों 31 कह रहा है कि विशेष लोक अभियोजक बनाया जा सकता है। कह रहा है कि धारा 31 के अंतर्गत एक आपको विशेष लोक जो विशेष जो पद होता है, अभियोजक होता है, पद होता है, उसको आप सदस्य बनाया जाता है, एक पोस्ट दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है। न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उसके पास, तो ये इस पद के लिए क्या होगा, योग्य होगा, एलिजिबल होगा विशेष लोक अभियोजक के पद पर। ठीक है, आगे चलते हैं अध्याय 8 में। दोस्तों अध्याय 8 में अधिकारों के बारे में बताया गया है कि अधिकार क्या होना चाहिए, इसके बारे में अध्याय 8 में डिस्कस किया गया है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि इस अध्याय 8 में दोस्तों धारा 36 में बताया गया है कि जो अधिकतम 1 वर्ष पुराने मानवाधिकार उल्लंघन पर सुनवाई की जा सकती है। यानी कि जो है मानवाधिकार के संबंधी जो भी घटना घटित होगा 1 वर्ष पुराना जो होगा, उस 1 वर्ष पुराना होगा उसी के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ये धारा 36 के अंतर्गत बताता है। दोस्तों ये जो है मानवाधिकार जो अधिनियम है 1993 के बारे में इस वीडियो में आपको बताए हैं। एक केंद्र में होता है, एक राज्य में होता है। ठीक है, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक होता है राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, तो इसके बारे में अलग अलग अनुच्छेदों के धाराओं के बारे में बताएं। दोस्तों ये यूपीएसआई के मूल विधि का सिलेबस है। दोस्तों आप वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं कि इस वीडियो से कितना आपका प्रीवियस ईयर में पेपर फंस रहा है, और जो भी पेपर होने वाले एसआई का उसमें हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन उसमें फंसेंगे। दोस्तों और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जैसे कि हम आगे वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी से चला जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।